दोस्तों पिछली बार जब हमने आपके लिए 5 व्हाट इफ्स का एक वीडियो बनाया था तब आप में से कई सारे लोगों ने इसके पार्ट 2 की डिमांड की थी, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं और आपको एक क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो यार हम तो आप सबके सेवक हैं और इसीलिए फिर से आपकी सेवा में हाजिर होकर आप सबके सामने लेकर आए हैं 5 व्हाट इफ्स पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सवाल चुने हैं, जैसे क्या होता अगर धरती फ्लैट होती तो, और क्या होता अगर यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद कर दे। ऐसे और भी कई सारे मजेदार सवाल और उनके जवाब मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों से भरे इस एपिसोड को। गाना तो अच्छा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चांद मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है। वैसे ये सवाल तो अच्छा है कि क्या होगा अगर हमारा चांद, ये वाला नहीं बल्कि हमारा असल चांद हमारी ओर टकराने के लिए आगे बढ़ जाए तो। हमारे चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल धरती पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जल जीवन के लिए, क्योंकि मून की वजह से ओरिजिनेट होने वाली वाटर टाइड्स एम्फिजियन और कई एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत एसेंशियल होती है। इसके अलावा अर्थ का उसके एक्सिस पर टिल्ट होना भी कहीं ना कहीं मून की वजह से ही पॉसिबल है, और इन दोनों ही कारणों से मून की वजह से हमारी धरती जीवन जीने के लिए एक नायाब तोहफा है। पर अगर कल को हमारी नेचुरल सैटेलाइट का दिमाग हिल गया और वो हमारी और तेजी से बढ़ने भी लगा तो वो कभी भी कलेक्टेड मून के फॉर्म में अर्थ से नहीं टकराएगा, क्योंकि जैसे ही मून अर्थ की रोश लिमिट में एंटर करेगा, जो कि है धरती से अराउंड 18,470 किलोमीटर की दूरी पर, इस लिमिट तक पहुंचते ही एक्सेसिव फोर्स की वजह से हमारा चंद्रमा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा और कुछ समय के लिए ही सही पर अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट बनेगा, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा और दूर से विजिबल रिंग होगा। अब केवल यही नहीं, स्कैटरिंग और मून के टुकड़ों के इतने पास होने की वजह से पूरी धरती पर 30,000 फीट तक की ऊंची सुनामियां आएंगी, वह भी दिन में लगभग 10 बार। इसके अलावा समय समय पर एस्ट्रॉइड्स भी धरती पर गिरते ही रहेंगे, यह एहसास करवाने के लिए कि इंसानों के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। महज कुछ ही दिनों बाद एक और एस्ट्रॉइड इस धरती पर गिरेगा और यहाँ से जीवन का नामो निशान मिटा देगा। पर देखा जाए तो यह असंभव है, क्योंकि पास आने के बजाय हमारा मून उल्टा हमसे 4 सेंटीमीटर प्रति साल दूर जा रहा है, तो इस हादसे के होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कितना झमेले वाला है ना अपना चांद। पर क्या हो अगर यह चांद अचानक से गायब हो जाए तो। हमारा मून हमारी धरती को 23.5 डिग्री पर नो डाउट टिल्ट करके रखता है, एंड इसी टिल्ट की वजह से हम लोग स्टेबिलिटी इन टेम्परेचर और 4 अलग अलग मौसम देख पाते हैं। इसके अलावा धरती पर ओरिजिनेट होने वाली वाटर टाइड्स के कारण ही ऑलमोस्ट 90% मरीन लाइफ हैबिटेबल है। मून धरती के जीवन के लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर अगर आज के ही आज रात में चमकने वाला चांद गायब हो जाए तो इससे भी धरती कोई बहुत अच्छे दिन नहीं देखेगी। मून के चले जाने की वजह से अर्थ की टिल्ट और उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जहां धरती पर आज 4 तरह के मौसम महसूस किए जाते हैं, मून के चले जाने के बाद धरती पर इनएविटेबल ग्लोबल कूलिंग या कहें कि अनएंडिंग आइस एज शुरू हो जाएगी। इस कभी ना खत्म होने वाली आइस एज की वजह से ज्यादातर पोषक पौधे खत्म हो जाएंगे और दुनिया की लगभग अधिकतर आबादी सिर्फ मांसाहारी खाने पर टिकी रहेगी। पर आखिर ये भी कब तक चल पाएगा। उसके अलावा 90% एक्वाटिक लाइफ, जो कि ओशियन करंट और टाइड्स पर ही डिपेंड करती है, सर्वाइवल के लिए बस कुछ घंटे ही सहने के बाद वो इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा चांद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अर्थ की रोटेशन स्पीड को 24 घंटे के समतुल्य लाकर खड़ा कर देता है। पर क्योंकि अब चांद एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो धरती की रोटेशन स्पीड 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी और 24 घंटे में खत्म होने वाला एक दिन मात्र 8 घंटे का ही हो जाएगा। शायद आप ये गौर नहीं कर पाए कि इस सिचुएशन में धरती पर चलने वाली हवाएं 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे इंसान तो क्या, एक 2 व्हीलर भी आराम से उड़ जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल कूलिंग की वजह से इक्वेटर को छोड़कर दुनिया का हर एक हिस्सा बर्फ की चादर से ढक जाएगा और कुछ ही सालों में हो जाएगा मानव सभ्यता का सर्वनाश। चलो ये तो देख लिया चांद के बारे में, मगर क्या हो अगर चांद की जगह इस बार सूरज ही गायब हो जाए तो।
इसमें थोड़ी सी ह्यूमर की बात तो यह है कि हमें इस घटना के हो जाने के पहले 8 मिनट 30 सेकेंड्स बीत जाने तक इस बात की अनुभूति भी नहीं होगी कि हमारा सूर्य जिंदा भी है या नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सन रेज को सूरज के सरफेस से होकर अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन जब ये समय बीत जाएगा पूरी धरती पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। पर उससे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि जो सूर्य है वो हमारी धरती को अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने ऑर्बिट में बांध कर रखता है। पर अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए हमारी धरती 18 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल करने लगेगी। अगर ये सपोज करके चले कि धरती इस रफ्तार से नाक की सीध पर चल रही होगी और उससे रास्ते में कोई भी एस्ट्रॉइड नहीं टकराएगा और ना ही कोई प्लैनेट टकराएगा, तो ऐसे में धरती को कम से कम 43,000 सालों तक ट्रैवल करना होगा इस अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसा स्टार खोजने के लिए जहां पर जाकर वो वापस से अपना ऑर्बिट बनाकर वहां उस स्टार के अराउंड रेवोल्यूशन की प्रोसेस कर सके। लेकिन इतना ज्यादा भाग्यशाली तो ब्रह्मांड में शायद ही कोई होगा। अगर मान लो फिर भी रास्ते में धरती को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई, तब भी धरती का तापमान लगातार गिरता ही जाएगा। और वजह सिंपल है, सूरज हमारी धरती का प्राइमरी और मोस्ट रिलायबल सोर्स था हीट एनर्जी पाने का। पर सूर्य के चले जाने से धरती पर बिल्कुल भी हीट एनर्जी नहीं आ रही है और हीट एनर्जी की कमी के कारण एक साल के अंदर ही धरती का औसतन तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 साल बाद धरती का तापमान -400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इस तापमान में दुनिया की हर चीज जम जाती है, तो इंसान क्यों नहीं? इस एक वर्ष में जमा देने वाली सर्दी के बीच अगर थर्मल एनर्जी का कोई लॉन्ग टर्म सोर्स ढूंढा गया, तब तो मानवता के लिए 43,000 साल तक बचे रहने की थोड़ी सी आशंका है, वरना इससे लोगों की मौत तो तय है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हाइपोथेसिस पर कि क्या हो अगर ब्रह्मांड एक्सपैंड होना बंद कर दे तो। एस्ट्रोफिजिक्स के शुरुआती दौर में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कई सारी थियरी पेश कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी बात रखी थी कि ब्रह्मांड स्टैटिक है, ना ही ये फैल रहा है और ना ही सिकुड़ रहा है। लेकिन तभी सर एडविन हबल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू यह डिक्लेयर किया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। इसके साथ ये भी डिक्लेयर हुआ कि इस एक्सपेंशन के लिए केवल एक चीज जिम्मेदार है और वह है डार्क एनर्जी। पर क्या हो अगर यही ब्रह्मांड आज इसी वक्त एक्सपैंड होना बंद कर दे तो? इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे से दूर भागना बंद कर देंगे। इस एक्सपेंशन की वजह से ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। लेकिन चूंकि अब ये बंद हो गया है, तो कोई भी गैलेक्सी शायद कभी भी आपस में नहीं टकराएगी। इस वजह से क्योंकि यह तो ट्रैवल ही नहीं कर रही है, जिसका मतलब कि कुछ साल बाद जो एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन होने वाला था, वह भी हमेशा के लिए टल जाएगा। पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ब्रह्मांड में पार्टिकल्स उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब कि इस ब्रह्मांड में पहले के मुकाबले काफी कम स्पीड में नए स्टार्स पैदा होंगे। अब नए तारे पैदा हो या ना हो, लेकिन सुपरनोवाज और उनकी डेथ तो इनएविटेबल है, जिसका मतलब कि जहां पर एक तरफ सुपरनोवा होते रहेंगे, वहीं नए तारों के जन्म लेने की गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। जिसका मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड आज जितना डार्कनेस से भरा हुआ है, यही अंधेरापन और ज्यादा फैल जाएगा स्टार्स की कमी के कारण। नाउ सम पीपल ऑल्सो बिलीव कि ऐसा होने से ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स आज से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सब तो अलग अलग अनुमान है, इनमें से कोई सही हो सकता है या फिर कोई नहीं भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये सारे के सारे बातें ही गलत निकले, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं ये ब्रह्मांड है मेरे दोस्त और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सच में ये दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है ना। पर क्या आपको पता है कि दुनिया के इतने डेवलप्ड हो जाने के बावजूद भी धरती पे 20% लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। मगर क्या होता अगर धरती वास्तविकता में ही फ्लैट होती? इसका सबसे बड़ा हाइपोथेटिकल चेंज ये होता कि इस केस में धरती सूरज के नहीं बल्कि सूरज धरती का चक्कर काट रहा होता। इसके अलावा धरती पर पॉसिबली कहीं पर भी जरा सा भी टिल्ट नहीं होता एंड इसी के रिजल्ट में हम भयंकर गर्मी को ही 12 के 12 महीने महसूस कर रहे होते। इस सिनेरियो में हम अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को स्पेस पर ना भेज पाते, जिसका मतलब कि आज जो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपास कभी काम नहीं करता
करते और नॉर्थ और साउथ पोल जैसी चीजों का तो नामो निशान ही नहीं होता। यह है फ्लैट अर्थ का जियोलॉजिकल मैप और इसमें आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि इसके सेंट्रल पॉइंट पर बर्फ ही बर्फ मौजूद है और जाहिर सी बात है कि ये सब इसीलिए क्योंकि फ्लैट अर्थ का मौसम गोल अर्थ से कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये इमेजिन करने लगे होंगे कि वो अर्थ के कोने से कूद जाएंगे, पर धरती भी 1.5 सानी है। इस फ्लैट अर्थ पर आप सेंटर से साइड की ओर जितना आगे बढ़ते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और अगर आपने फिर भी जबरदस्ती की तो यही प्रेशर आपके चीथड़े भी उड़ा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे इंटरडिपेंडेंट चेंजेस अर्थ को फेस करने पड़ेंगे, बट साइंटिफिकली इन्हीं की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये थे आज के सिनेरियोज। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही ये भी बताना कि क्या आपको इसके और भी एपिसोड्स चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।